आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियोज में। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार। मिड डे आपके अप्रोच क्या हो, इंडेक्सेस क्या कर रहे हैं, ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, आपकी कॉल्स और साथ ही साथ कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और वो है क्रूड। आज इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे आज एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आते हैं इंडेक्सेस। पहले इंडेक्सेस का चेक। आप एक बहुत ही ट्रबल्ड सेशन के बीच में खड़े हुए हैं और आप यकीन मानिए एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आज जिस जोन की हमने बात की थी कि वो एक न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री है, अभी तक इंडेक्सेस ने अपने आप को, देखिए, बहुत ज़्यादा गैप डाउन के बाद शॉर्ट की गुंजाइश नहीं होती और बहुत सब्सटेंशियल गैप अप के बाद लॉन्ग की गुंजाइश नहीं होती। तो वोलेटिलिटी रही है बट विद इन अ रेंज, और वो रेंज क्या है? 16,500 और ऊपर की तरफ अगर आप देखें लगभग 16,660। इंडेक्सेस जहां पर खड़े हैं, याद रखिएगा अभी भी हम वॉर जोन में हैं। क्रूड बहुत तेज है, स्टैट्स क्या कहते हैं और वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले ऑप्शन सर्किल क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। राजेश पालवे हमारे साथ कुछ देर में होंगे। एक बार आप पहले निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए, क्या कहते हैं। देखिए रेस्ट ऑफ द डे के लिए या फिर कल के लिए मेरे पास क्या गुंजाइश है। देखिए आज बहुत ट्रबल्ड सेशन है, सब्सटेंशियल गैप डाउन बट मिड कैप्स इन ग्रीन। क्या करें? आइए निफ्टी की कॉल्स और पुट्स देखेंगे। देखिए हम 6 स्ट्राइक्स देखेंगे कॉल्स और पुट्स के जरिए। प्लीज दोनों पुट्स रखिए और कॉल्स रखिए स्क्रीन पर, एक एक करके नहीं, एक साथ रखिएगा, मेरे को विंडो से बाहर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर 3 अगर आप देखें जो स्ट्राइक्स हैं जिसमें कॉल्स शामिल हैं, ये रही वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। 16,500 की कॉल में लगभग 18 लाख का बिल्डअप, 16,600। प्लीज कॉल से स्क्रीन पे रखिएगा। हाँ, 16,500 की कॉल में अगर आप देखें तो लगभग आज 8 लाख का बिल्डअप। 16,400 की अगर आप देखें 16,600 की कॉल में 4 लाख का बिल्डअप। 16,700 की कॉल में 3 लाख का बिल्डअप। थोड़ा सा परेशान करने वाला है एट द मनी कॉल में ओआई एडिशन 18 लाख का और वो आउटस्टैंडिंग ओआई 33 लाख पे पहुंच जाना, ये थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है सेकेंड हाफ के लिए। और अगर आप पुट्स पे देखें तो याद रखिएगा 16,400 की पुट में एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशन है, 16,300 की पुट में। और आप निफ्टी बैंक लेके आइए। ये डेटा थोड़ा सा अगर आप देखें वरीसम है, याद रखिएगा ये थोड़ा डेटा चिंता में डाल सकता है आपको, क्योंकि 16,500 की एट द मनी कॉल में इतना स्ट्रॉन्ग एडिशन थोड़ा समझ से परे है। निफ्टी बैंक याद रखिएगा, निफ्टी बैंक को आज शॉर्ट करने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि एक सब्सटेंशियल गैप डाउन ऑलरेडी हो गया था। अब आप देखिए कि कॉल्स में 35,500 पे 21 लाख, 35,800 पे 7 लाख, 36,000 पे बड़ा कॉल राइटर और पुट राइटर के पास कन्विक्शन नाम की चीज़ नहीं है। राजेश पालवे जी, आई थिंक ये डेटा शायद एक पुल बैक के फेवर में तो नहीं है। आप क्या करेंगे इंडिसेस पे इस वक्त? आपकी अप्रोच क्या होगी? एंड स्पेशली आई थिंक 16,500 का जो कॉल राइटर है आज का, ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है राजेश पालवे जी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए मार्केट में आज अगेन हमने एक गैप डाउन सेशन देखा और थ्रू आउट अभी तक के सेशन में देखें तो कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर बना हुआ, कहीं से भी मार्केट पुल बैक कहीं भी बनाते हुए नहीं दिख रहा है। तो ब्रॉडली मार्केट में ये तो है कि फियर फैक्टर माउंट होते हुए दिख रहा है और उसके चलते हमें यहाँ पे सप्लाई अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स जरूर आज आउट परफॉर्म्स कर रही है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते कमोडिटी स्पेस में जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, बट स्टिल अगर हम देखें तो कोर सेक्टर में काफी बड़ा कट देखने को मिला है। जिस तरीके से एग्रेसिव कॉल राइटिंग अब 16,500, 16,600, 700 ये सारी स्ट्राइक पे बनी है, ये क्लियरली दिखाता है कि अब यहाँ से पुल बैक तो बनना थोड़ा सा डिफिकल्टी है, और अगर बनता भी है ड्यूरिंग द डे तो वहाँ वापस से सप्लाई बनेगा। सस्टेनेबिलिटी हमें नहीं लगता कि अब यहाँ से मार्केट इतनी जल्दी यहाँ से बाउंस यहाँ से दिखाता हुआ दिखेगा। अभी यहाँ से इमीडिएट लेवल की बात करें निफ्टी में, हमें लगता है 16,500 जो कि उसके आसपास ही अब हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है तो फिर ये सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, बट यहाँ पे इस करंट लेवल पे ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ऑलरेडी हम 260 पॉइंट निफ्टी में ऑलरेडी कट देख चुके हैं और काफी ओवरसोल्ड जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर ड्यूरिंग द डे थोड़ा भी पुल बैक मिलता है 16,600, 620 की तरफ, तो वहाँ पे एक शॉर्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस तो जो रखना है शॉर्ट का वो रहेगा करीब 16,700 के आसपास। ये स्टॉप लॉस जब तक बना हुआ है, कोई भी पुल बैक इसके नजदीक मिलता है, हम शॉर्ट का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक का वेट करके करेंगे।
करंट लेवल पे तो अवॉइड करेंगे, लेकिन लोअर साइड में हमें लग रहा है कि जिस तरीके से 16,500 के कॉल में भी अब राइटिंग होते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है कि ये लेवल भी कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख सकता है। अगर हमें लगता है कि थोड़ा भी और भी ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव क्यूज बनते हुए दिखेंगे तो 16,500 भी टूटेगा, लोअर साइड के टारगेट 16,450 तक आते हुए दिख सकते हैं। एक बार जनाब जरा देखिए, राजेश पालवे जी का मन है कि भाई वाकई देखिए 10 o'clock 10 बजे के आसपास जब मैं डेटा देख रहा था ये, उस वक्त थोड़ा सा डेटा ट्रबल में डाल रहा था बाजार को भाई, कि भाई एट द मनी कॉल राइटर क्यों आ रहा है। और 102 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स इस वक्त ऊपर है, 33,366, बहुत साइजेबल सॉरी मतलब सब्सटेंशियल गेन नहीं है यहाँ पर। और राजेश जी का मानना है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, 16,450 का लक्ष्य है। हालांकि थोड़ी सी हायर ट्रेजेक्ट्री पे जो मॉर्निंग हाइस थे अगर आप देखें 16,600 650, उस ट्रेजेक्ट्री में जाके अगर आप शॉर्ट करें तो एक वो वाजिब कहीं ना कहीं ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस बहुत इनका वाजिब है, वही 200 EMA का जोन 700 का स्टॉप लॉस। राजेश जी, आपकी अप्रोच बैंक निफ्टी पे क्या होगी इस वक्त? तो वीरेन जी, ऑन द कॉन्ट्ररी बैंक निफ्टी का सेटअप काफी वीक हो गया आज के सेशन में देखें तो। जिस तरीके से 1100 पॉइंट का कट अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, और 35,500 के लेवल को भी आज बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। तो जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में जिस तरीके से सेलिंग बनी, बिकॉज ये सेक्टर हाई बीटा होता है, रेट सेंसिटिव होता है, जरा भी मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी या नेगेटिव न्यूज के चलते हम जनरली देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में सप्लाई बनता है, तो वही आज मार्केट ने रिप्लिकेट किया। और जिस तरीके से 35,500 अब टूट चुका है, हमें लगता है कि अब ये 35,000 के लेवल को भी तोड़ के नीचे में 34,700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि 1100 पॉइंट के कट पे शॉर्ट करना करंट लेवल पे काफी रिस्की ट्रेड रहेगा। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी शॉर्ट का ट्रेड है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, अगर 35,200 की तरफ भी आता है, 200-250 की तरफ बैंक निफ्टी आता है, तो वहां पे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 35,500 के आसपास। तो 35,500 का स्टॉप लॉस है हमारा अब यहाँ पे शॉर्ट रहने के लिए। जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगा या इसके ऊपर क्लोज नहीं होता बैंक निफ्टी, कोई भी पुल बैक इसके नजदीक आएगा तो हम शॉर्ट करने के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लोअर साइड में हम 34,700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, बैंक निफ्टी अगर आप देखें ज़्यादा ट्रबल्ड है, और यकीन मानिए इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद भी अगर आप देखें आप स्टेबल नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट 24 फरवरी की जो कैंडल का लो था वो था 35,030। अगर हम वो होल्ड नहीं कर रहे तो इसका मतलब एक और चीज़ याद रखिएगा, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। ऐसे में जो दिसंबर 3rd वीक था उसका लो था 34,116, वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांगली बन जाएगी, क्योंकि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। और याद रखिएगा, बैंक निफ्टी बहुत सिंक करता है अच्छी तरीके से तब जब क्रूड की चिंताएं बाजार पे हावी होती हैं। नाइमेक्स क्रूड लेके आइए, ब्रेंट क्रूड स्क्रीन पे रखिएगा, तो ये स्थिति आपको अगर आप देखें राजेश पालवी जी समझाते हुए। राजेश जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन कॉल्स क्या है इस वक्त? किन किन स्टॉक्स पे अगर आप देखें फ्यूचर्स पे आप शॉर्ट कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे लॉन्ग पुट या फिर शॉर्ट कॉल की अप्रोच रखी है आपने? देखिए वीरेन जी, शॉर्ट साइड पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट और मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। हालांकि कुछ पॉकेट जैसा कि मेटल और कुछ ऑयल एंड गैस में जरूर एक मोमेंटम बना है अपसाइड का, और इंश्योरेंस सेक्टर में, ये 3 सेक्टर में जरूर बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। लेकिन हमारे जो 2 स्टॉक आइडिया है वो तो शॉर्ट साइड के हैं। उसमें हमारा पहला स्टॉक जो है वो सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक सीमेंट है। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पूरे सेक्टर में वीकनेस बनी और अल्ट्राटेक सीमेंट अब 3400 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो अल्ट्राटेक फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 6388 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 6430 का स्टॉप लॉस होगा, और लोअर साइड में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 6320 से लेके 6280 तक की डाउन साइड अल्ट्राटेक सीमेंट में आते हुए दिख सकती है। और जो दूसरा स्टॉक है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें डॉक्टर रेड्डी। काफी वीक स्ट्रक्चर आज के सेशन में होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अगर हम देखें ये स्टॉक को, ऑलमोस्ट ये 3rd कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे एक नेगेटिव डायरेक्शन में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि हायर साइड पे कंटिन्यूस एक सप्लाई जरूर बना हुआ है, और वीकली सेटअप डेली सेटअप भी इसके काफी वीक हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से इसमें शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। 3925 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। 3970 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे,
और लोअर साइड में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 3820 से लेकर 3800 तक के। जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है बाय साइड में रखा जा सकता है वो है गेल का, गैस अथॉरिटी का। ये स्टॉक में देखें तो आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, अगर डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई को अब ये स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख रहा है। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को स्टॉक आज के सेशन में क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गेल फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। 149 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 145 के आसपास। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 156 158 तक की। ओके, गेल में देखिए बहुत सब्सटेंशियल बाइंग है, इसमें कोई राय नहीं है, अच्छी बात भी है। और जो 2 ट्रेड्स आपने शॉर्ट लिए उसमें अगर आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, याद रखिएगा इसमें कहीं ना कहीं रशियन फैक्टर जो है वो काम करता हुआ। सुबह भी हम इस स्टॉक पे बात कर रहे थे कि बहुत ही बुरी स्थिति है इस स्टॉक के लिए। इसने अपना एक मल्टी मंथ बेस वॉलिड कर दिया है। सुबह हम बात कर रहे थे इसकी पुट पर जो कि आपको लेनी चाहिए, और वो पुट थी 4900 की, और अभी भी आप देखें राजेश पालवे जी का टेक है इट्स अ शॉर्ट ट्रेड। खैर, एक ब्रेक का वक्त है अब, और तो निफ्टी पर राजेश जी का व्यू है छोटे से एक पुलबैक के बाद शॉर्ट करिए, थोड़ा सा हायर लेवल पे मिले। निफ्टी बैंक पे शॉर्ट का ही व्यू है, और साथ ही साथ गेल लॉन्ग है 156 158 के टारगेट। ये चार्ट वाकई स्टेबल है। जब बाजार स्ट्रॉन्ग था तो ये काफ़ी वीक था 132 33 की ट्रेजेक्टरी में, और तब से अगर आप देखें पुल बैक मोड में है। और बाकी डॉक्टर रेड्डीज करीब 3800 का लक्ष्य, यहाँ पे 3970 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अल्ट्राटेक सीमेंट हैवी वेट्स पर आप देखें आपका शॉर्टिंग का व्यू। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा बात और करेंगे, सस्ता ऑप्शन लेके आएंगे, और साथ ही साथ नीरज जी से बातचीत करेंगे। 111 तो हो गया, क्रूड यहाँ से अगली ट्रैजेक्टरी क्या आती है। सुबह सुबह हम चार्ट्स देख रहे थे, सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कुछ विशेषज्ञों से, 125 की गुंजाइश क्या बनती है। चलो से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बाजार पर थोड़ी सी सेलिंग हावी होती हुई, निफ्टी आप देखें डे लो पर और 35,065 पर, यानी हम 24 फरवरी के लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के अगर आप देखें तो आप आ चुके हैं। और बैंक निफ्टी, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि क्रूड वरीज, क्रूड की चिंताएं ये हावी होती हुई, और ये आपकी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालती हुई बैंक निफ्टी पर। लेकिन क्रूड जा कर रहा है। प्लीज नाइमेक्स और ब्रेंट जो है वो आपकी स्क्रीन पर लिखे आइए। सुबह सुबह हमने जो आंकड़ा देखा वो था 111। शायद मौजूदा सर्कमस्टेंसेज में हमने कभी बिलीव नहीं किया था कि ये लेवल आएगा, लेकिन ये आ चुका है। लेकिन यहाँ से आगे क्या, नीरज जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, और क्रूड को बहुत बारीकी से देखते हैं। नीरज जी, अब वॉर जोन में हम हैं, और हम पहले सोच रहे थे कि शायद वीकेंड तक ये वॉर जो है वो डिसाइसिवली अगर आप देखें कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो यूक्रेन कुछ फाइनली अगर आप देखें मान लेगा, या फिर यूएस इंटरफेयर करेगा, या फिर तमाम पहलू थे, कोई भी पहलू था अगर आप देखें, बहुत रिस्क थे और रिस्क कम भी हो सकते थे। लेकिन फाइनली हम एक बैड शेप में है इस वक्त। 111 आ गया। नीरज जी, अब ये ओपेक की बैठक है, इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा अभी दिक्कत है? वीरेंद्र, इसमें दिक्कत थोड़ी परसिस्ट करेगी, क्योंकि अब ओपेक से बात आगे निकल गई है। क्योंकि असली जो वॉर जोन पे हो रहा है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जो तरह तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसकी वजह से क्रूड में एक जबरदस्त उबाल आया है। वो सबसे बड़ी चिंता। पहले तो ये देखिए प्राइस इस समय क्या चल रहे हैं। आप इंटरनेशनल प्राइस दिखाइए एमसीएक्स की बजाय, उसमें आप देखिए $110 का अगर आपका ब्रेंट ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बहुत ही एक चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इतने ऊपर क्रूड जा रहा है। WTI आप देखिए वो भी 108 109 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक एक हफ्ते, एक एक महीने में इन्होंने क्या रैली करी है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो ट्रेडर्स हैं वो कितने ज़्यादा इस बात से शंकित है किस तरह के ऊपर जाएगा। डॉक्टर साहब प्लेट चेंज कर दीजिए, तो ब्रेंट क्रूड के जो आप देखेंगे 13% 14% उसने एक हफ्ते में रैली करी है, और करीब 22% एक हफ्ते में ब्रेंट ऑयल आपको बढ़ता हुआ दिखा है। WTI से देखें तो 18% और 23%। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो ब्रेंट और WTI है इसके बीच में $2-3 का गैप होता है, लेकिन इस बार आप देखिए दोनों बराबर चल रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि कनाडा से और यूएस से जो ऑयल की सप्लाई है रशिया के थ्रू होती थी, वो वहाँ पे फंस रही, इसलिए WTI के प्राइस बिल्कुल ब्रेंट के बराबर गया, क्योंकि ब्रेंट इंटरनेशनल बेंचमार्क है, तो वो प्राइस वहाँ पे थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब अगर ये रूस की समस्या बनी रहती है, टेंशन लगातार कम होता है, तो ये प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जाएंगे। डॉक्टर साहब अगली प्लेट दिखाइए, ये और ऊपर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हेज फंड्स जो हैं वो लगातार बाई कर रहे हैं,
और वो उनको ऐसा लगता है कि ये बेट उनकी जो है आगे और बेनिफिशियरी जाती हुई दिखेगी। इसीलिए जो बड़े बड़े फंड्स हैं, डॉक्टर साहब प्लेट चेंज करते रहिए प्लीज़, तो और तेजी से बढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने अपने टारगेट दे रहे हैं। जो पिछला टारगेट था, जो सबसे हाईएस्ट था, वो जेपी मॉर्गन का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि $125 तक प्राइस जा सकते हैं। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है और अब आप देखिए जेफरीज का टारगेट 150 तक का आ रहा है। यानी अगर 150 तक के टारगेट जेफरीज दे रहा है, जेपी मॉर्गन का सबसे बड़ा 125 का था, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्रूड की स्थिति कितनी यहां से बिगड़ती हुई दिखी। अब ये स्थिति और क्यों बिगड़ रही है? हमने पिछले हफ्ते या इवन सोमवार तक ये बात कर रहे थे कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो एनर्जी बास्केट को छोड़ के लगाए गए हैं। लेकिन जब करेंसी डॉलर की दिक्कत हो जाए, यानी डॉलर के ट्रांजैक्शन में अगर स्विफ्ट बीच में आ जाए, तो मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि जो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इसकी ट्रेवल है, वो पेमेंट डॉलर पे रुकेंगे। इसीलिए लंदन के और यूएस के बहुत सारे ट्रेडर्स अब बाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है कि पेमेंट फंस सकता है। और बहुत सारी जगहों में, जैसे वीटीबी बैंक पे लगा दिया, SBER बैंक के बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, तो उससे पेमेंट फंसने का यहाँ पे डर होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि रशिया पूरी दुनिया का 12% एनर्जी बास्केट अपने पास रखता है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है। एक यहाँ पर राहत की बात थी कि IEA ने, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि वो बहुत सारा तेल मार्केट में उतारेंगे, करीब 6 करोड़ अपने अपने रिजर्व से वो लेके आएंगे। लेकिन उससे बात इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि जिस रिजर्व को आपने एक ऐसे समय के लिए रखा, रेनी डेज के लिए, उसको अगर आप आज यूज़ कर लेंगे तो कल उसी रिजर्व को फिल करने के लिए आपको फिर उतनी डिमांड क्रिएट होगी। इसलिए इस फैसले का बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ओपेक की जो बैठक है, अगर उसमें ये फैसला वो करें कि कम से कम 12 से 15 लाख बैरल पर डे वो सप्लाई बढ़ाएंगे, तो शायद जाके ईज होगा, क्योंकि अभी जो 4 लाख बैरल वो बढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी 10 लाख बैरल का गैप क्रिएट किए हुए हैं। तो इसलिए आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि वो कितना आगे लेके जाते हुए हैं। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि भारत में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, भारत अपने ज़रूरत का 70% एनर्जी ऑयल एंड गैस के रूप में इम्पोर्ट करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनाव की वजह से पिछले कम से कम 120 दिनों से नहीं बढ़ी हैं, तो पंप प्राइस और रिफाइनरी प्राइस के बीच में 7-8 रुपए से लेकर 12.5 रुपए तक का गैप क्रिएट है। अब ये गैप कैसे बढ़ाएंगी कंपनियां? एनीबडीज गैस है कि वो रोज रोज बढ़ाएंगी, एक झटके में तो खैर नहीं बढ़ा सकती, या चुनाव के बाद जब 7-8 तारीख को देखेंगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर ये प्राइसेस और बढ़ेंगे तो पूरे देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा ज़बरदस्त, और शायद यही बात जो है हमारे इक्विटी मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। एक आंकड़ा देता हूँ, उससे आप समझिए मामला कितना गंभीर है कि अगर $10 प्राइस क्रूड का बढ़ जाता है तो $9 बिलियन का आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है। आप सोचिए, और हम लोगों ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था उसमें $70 से $75 पर डिस्काउंटिंग की थी, और आज $110 खड़ा, यानी $35 वहाँ से ऊपर है। तो आप कम से कम $40 बिलियन का इंपोर्ट अपना बिल बढ़ा चुके हैं। और कुल इंपोर्ट जो भारत करता है सभी प्रकार के मर्चेंडाइज का, उसमें से 20% अकेले एनर्जी इंपोर्ट होता है। तो इसलिए भारत के बाजारों में ये चिंता और बढ़ रही है कि क्रूड प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आने चाहिए। और अगर कोई युद्ध विराम या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है, जो कि संभावना कम लग रही मुझे, क्योंकि सैंक्शंस जिस तरह से लगाए जा रहे हैं ना हर घंटे में, वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्रूड एक सबसे बड़ा स्पॉइलर है इस मार्केट के लिए। वाकई नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अगर आप देखें एक चरणबद्ध तरीके से जो चेन समझाई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, उन्होंने क्रूड पे इम्पैक्ट डाला, और उसका इम्पैक्ट देखिए आप ग्लोबली। इन्फ्लेशन हमारी अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे की कैलकुलेशन किन लेवल्स पे थी, अब वो क्या लेवल है, लगभग वहाँ से अगर आप देखें $35 प्रति बैरल ऊपर है दाम, जहाँ से आकलन करके अगर आप देखें हमने वो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। तो ये चिंताएं कितनी हैं, बाजार इन लेवल्स पे क्यों खड़ा है, आप समझ सकते हैं। और बाकी अगर आप देखें कंपनियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी भी चुनाव के नतीजों का आने में वक्त है। तो वाकई अगर आप देखें स्थिति काफ़ी गंभीर है इस वक्त। और आपका बैंक निफ्टी इस वक्त याद रखेगा डे लो पर 35,047 पर और 16,509 पे डे लो पर निफ्टी। शुक्रिया नीरज जी। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।